हाँ जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, देखिए विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था 1879 में, कैथोड रेस के एक्सपेरिमेंट्स डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के 1879 में। ठीक है, वहाँ पर उनको एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल मिला जिसका नाम उन्होंने सिर्फ कैथोड रे ही रखा था। ठीक है, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो रेस किधर से किधर मूव होती थी, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर ये कैथोड रे, कैथोड इलेक्ट्रोड है, इसका नाम कैथोड है, नेगेटिव चार्ज, ये एनोड है पॉजिटिव चार्ज, बीच में गैस भरी हुई है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। इतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाया प्रेशर कम करके कि यहाँ बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि गैसेस के पार्टिकल को क्या कर देता है, आयोनाइज, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन तोड़ तोड़ के निकाल देता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, अब ये पूरा प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, तो पूरे इलेक्ट्रॉन जो टूट के निकलते हैं एटम में से आयोनाइजेशन होने के बाद वो दौड़ने लगते हैं, ऐसे पूरी एक स्ट्रीम चलने लगती है, पूरी एक लहर चलने लगती है इलेक्ट्रॉन की, और बड़ी तेजी से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर उनकी स्पीड होती है। इतनी तेजी से चलते हैं, इससे टकराते हैं। हम इसमें जब थोड़े थोड़े छेद कर देते हैं एनोड में, तो उस छेद से ये पार होती हैं। पीछे जो ग्लास का स्क्रीन है उसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते हैं ताकि जहाँ पे वो जा करके हिट करेंगी वहाँ वो शाइन करेंगी, चमकती हुई दिखेंगी। ठीक है, ग्रीनिश ब्लू कलर, तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे कोई लाइट आ रही है, कोई चीज़ टकरा रही है। और वो क्यों आई, क्योंकि हमारा ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव की तरफ आई चल के, इधर हमको दिखी स्क्रीन में। इसका मतलब है ये किस तरह की चार्ज रखती होंगी, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमको मिला। उस पार्टिकल का नाम हमने सिर्फ क्या रखा था, कैथोड रेस। उस रेस का नाम क्या रखा, कैथोड रेस, जिसका अपना नेचर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। बाद में उसका फिर नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। किसने नामकरण किया था, स्टोनी, याद रहेगा ये नाम। ओके, ये सारी बातें कब की हैं, 1879 की। उसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके वही डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के अलग अलग गैसेस भर के, अलग अलग इलेक्ट्रोड लगा के, कैथोड एनोड का मेटल बदल बदल के, गैसेस बदल बदल के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और बार बार उनको एक ही रिजल्ट मिलता था कि हर बार कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ एक रेस चल के जाती है, जिसको हम कैथोड रेस बोलते हैं। और उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती थी कैथोड रे, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से नीचे की तरफ, नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती थी। उन्होंने दोनों फील्ड के फोर्स को बैलेंस करके बिल्कुल उसको बिल्कुल सीधा जाने दिया, जैसे वो नॉर्मल चलता, बिना किसी फील्ड के प्रेजेंट के, डायरेक्ट चलता सीधे जहाँ स्ट्राइक करता। फील्ड लगा के उसको बैलेंस किया, यानी दोनों के फोर्सेस को बैलेंस किया, और जहाँ पे वो स्ट्राइक करता था उसको मिड आउट किया। और दोनों फोर्स को बैलेंस करके उन्होंने चार्ज मास का रेशियो निकाला, चार्ज टू मास रेशियो। किसका, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि नामकरण हो चुका है इलेक्ट्रॉन का। समझ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉमसन ने क्या बताया 1897 में, चार्ज टू मास रेशियो, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास, इनका रेशियो बताया। चार्ज नहीं बताया, न मास बताया, चार्ज और मास का क्या बताया, रेशियो बताया। ठीक है, वो जो भी आता था 1.76 ऐसे ही कुछ था। ठीक है, ओके। उसके कुछ साल के बाद R.A. मिलिकन्स वो आए, उन्होंने फिर ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट किया, और वन सिंगल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वो कैलकुलेट किया। वो भी हमने डिस्कस किया, ऑयल ड्रॉप मेथड। वो भी बैलेंस फोर्स लगा करके, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके, नीचे लगने वाला ड्रॉप पर ग्रेविटी का फोर्स mg, और ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स अभी आप नहीं पढ़े हैं तो आपको शायद वो समझ में ना आए, लेकिन आगे चल के क्लास 12 के पहले ही चैप्टर में पहले ही टॉपिक रहेगा कूलम्स का फोर्स। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको समझ में आएगा कि दो चार्ज के बीच में कैसे फोर्स लगता है। तो ये एक प्लेट बैटरी से जुड़ी हुई थी, पॉजिटिव प्लेट, नीचे नेगेटिव प्लेट, इसको बैटरी से जोड़े हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ छेद किए हैं तो यहाँ से एक बूंद तेल गिरा। ठीक है, यहाँ हवा में तेल आया, नीचे क्यों गिरता है कोई चीज़, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है mg। ठीक है, वेट की वजह से नीचे गिरता है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये अगर ये चार्ज हो जाए तेल की बूंद तो इस पर ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज हो जाएगा। चार्ज पर कौन सा फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या उसी को कूलम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जब तेल की बूंद गिरती है तो वो तो न्यूट्रल रहती है, उसके पास चार्ज नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उस कंटेनर में एक्सरे डाल देते हैं। तो वहाँ जो एयर के पार्टिकल होते हैं, गैस के पार्टिकल होते हैं, वो एक्सरे की वजह से आयोनाइज हो जाते हैं। एक्सरे उस पर पड़ता है, उसका इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर चला जाता है एटम का।
तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन उस ऑयल से टकराएगा और ऑयल उसको पकड़ लेगी, कैप्चर कर लेगी, क्योंकि तेल का काम ही क्या होता है, चिपका लेना। इलेक्ट्रॉन चिपक गया उसमें, तो अगर इलेक्ट्रॉन चिपक गया तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब है ऑयल ड्रॉप क्या हो गया, चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया उसके पास। अब ऊपर का प्लेट हमने बैटरी से जोड़ा है, पॉजिटिव चार्ज, ऑयल की बूंद जो गिरी उस पर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। ये चार्ज पर कैसा फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन रिपल्शन। अब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, अपोजिट चार्ज, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इस तेल की बूंद को ऊपर खींचना चाहता है और ये अपने वेट की वजह से नीचे जाना चाहता है। अब ये पॉजिटिव प्लेट है, इसका कंट्रोल तो हमारे हाथ में है बाहर बैटरी, तो बैटरी को कम ज्यादा करके उसके वोल्टेज को हम यहाँ लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स को इतना बना देते हैं जितना नीचे का ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो नीचे लगने वाला ग्रेविटी का फोर्स, ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स हम बैलेंस कर देते हैं। तो वो तेल की बूंद कहाँ दिखती है, बीच में टंगी हुई, क्योंकि नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर, तो ना वो ऊपर जाएगी ना वो नीचे जाएगी, हवा में टंगी रहती है। ठीक है, अब हम उसको टेलीस्कोप से देख रहे हैं, उसका मास निकालने का हमारे पास अलग से तरीका है। हम चाहे तो डेंसिटी के फॉर्मूले से मास निकाल लें, हम चाहे तो ग्रेविटी के फॉर्मूले से मास निकाल लें। ठीक है, हमारे पास टेक्निक्स है मास निकालने की। ये बात समझ में आ गई। मास हमने कैलकुलेट कर लिया, ऊपर की प्लेट का चार्ज हमको मालूम है, ऊपर की प्लेट और इस ऑयल ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस हमको मालूम है, तो हम कूलम फॉर्मूला लगा करके, अब फोर्स तो ये हमको पता है क्योंकि ये फोर्स कितना होगा इलेक्ट्रिकल वाला, जितना ग्रेविटी वाला लगा होगा, तो ग्रेविटी वाला फोर्स तो mg से कैलकुलेट हो जाएगा। मास हम किसी मेथड से नाप के ले आएंगे उस ऑयल का, समझ आया, और g से मल्टीप्लाई करेंगे, mg बन जाएगा, नीचे वाला फोर्स पता चल गया, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही तो ऊपर भी लग रहा है, इसका मतलब ऊपर का इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कितना है, mg के बराबर। तो F इज इक्वल टू आपका क्या होता है, कूलम कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें F की वैल्यू आपको मालूम है, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम होती है, दो में से एक चार्ज भी आपको मालूम रहता है प्लेट वाला, क्योंकि उसको तो हम ही चार्ज दे रहे हैं बाहर से, तो इसका चार्ज भी हम नाप सकते हैं। ये समझ गए। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको मालूम है, सिर्फ एक क्वांटिटी अननोन है, कौन सी, इस ऑयल में कितना चार्ज है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर लेते हैं, और वहां से हमको एक सिंगल ऑयल का, जो कि उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज मिल जाता है। समझ में आया। ओके, वो कितना आता था, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। पीछे में अगर आपने माइनस नहीं लगाया है उसमें तो माइनस लगा लीजिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 दिस इज चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये याद रहेगा। ये अभी तक कौन सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैथोड रेस के नाम से, उसके बाद जे थॉमसन ने 1897 में, देखो डिस्कवरी हुई 1879 में, विलियम क्रूक्स ने किया। उसके 20 साल के बाद 1897 में 20 या 18 साल ऐसे ही कुछ बनता है, 17-18 साल। ओके, तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके चार्ज टू मास रेशियो दिया इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन उन्होंने ना तो चार्ज बताया ना तो मास बताया, उन्होंने दोनों का रेशियो बताया। ठीक है, 1.76 जो भी आता था। और उसके बाद फिर मिलिकन्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके क्या बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19। ठीक, अब हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो था थॉमसन का बताया हुआ, हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज था मिलिकन का बताया हुआ, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, चार्ज अपॉन चार्ज टू मास रेशियो। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे डिवाइड कर दिए, E अपॉन m, चार्ज टू मास रेशियो। E कैंसिल हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी आ गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये कैलकुलेशन से निकला। यहाँ तक हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात। ठीक है, इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो निग्लिजिबल है, -31 हो जाना पावर, किसी क्वांटिटी का ऑर्डर कितना हो जाना, -31, ऑलमोस्ट बहुत खत्म हो गया वो, तो उस मास को हम निग्लिजिबल मानेंगे। याद रखिएगा हमेशा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या ट्रीट किया जाता है, निग्लिजिबल। तो एक एटम का मास इलेक्ट्रॉन की मास की वजह से नहीं होता, उसमें चाहे 100 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हों तो भी हम उसके मास को काउंट नहीं करते। तो एटम का मास फिर किसका मास बनता है, आंसर है उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, वो मास एटम का मास माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उसको छोड़ देते हैं, तुम्हारा कोई मास ही नहीं बोल देते हैं। समझ आया, ये फंडा है, क्लियर। ओके, अब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब कुछ साल के बाद 1886 आ गया। 1879 में विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके कुछ साल के बाद 1886, 16-17 साल लगभग बनते हैं, कितना बनता है, नहीं 16-17 नहीं, 6-7 साल बनते हैं ना लगभग, 79 के बाद 7 साल, 86।
7 साल के बाद सेम वही डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया 1886 में। किसने? हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? गोल्डस्टीन। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? विलियम क्रूक्स। हु नेम्ड इलेक्ट्रॉन? स्टोनी। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? गोल्डस्टीन। यहां देखिए इट इज गिवन बाय गोल्डस्टीन 1886। ठीक है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी इन्होंने की, वही डिस्चार्ज ट्यूब उठाया जो विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, वही इलेक्ट्रोड रखे, सब कुछ वही रखा, बस एक छोटी सी चीज की, यहाँ हमने हाइड्रोजन गैस भरा है। गैस तो कोई भी भर सकते हैं ना, ठीक है, ओके, हाइड्रोजन गैस भरे। ये मैं कनेक्शन को थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ, मैंने कैथोड इधर लगाया था, एनोड इधर लगाया था पहले केस में, उससे क्या फर्क पड़ता है? ट्यूब ऐसे रखा था, अब मैंने ट्यूब ऐसे रख दिया है घुमा के, तो ये ऐसा दिखने लगेगा। पहले ऐसे ट्यूब था तो इधर कैथोड दिखता था, इधर एनोड दिखता था, मैं ट्यूब को ऐसे रख दे रहा हूँ तो आपका कैथोड इधर हो जाएगा, एनोड इधर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये हुआ, इसको हमने कनेक्शन दिया, बैटरी से जोड़ दिए इसको, ये बैटरी से जुड़े हैं प्लस माइनस। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो गैस है जैसे हम स्विच ऑन करेंगे क्या होगा? बोलिए क्या होता था? क्या होता था? ये पॉजिटिव प्लेट है बैटरी की, ये नेगेटिव प्लेट है बैटरी की। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऐसे, प्लस से माइनस की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ। बीच में जो गैस के आपके एटम आएंगे, वो एटम क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? आयोनाइज। उसके इलेक्ट्रॉन टूट टूट के आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच लेगा, और जैसे ही ये एटम आयोनाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? किधर चलता है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। यही पढ़े अपन ना। और हमको क्या लगता है कि इस कैथोड प्लेट की तरफ से ऐसे एनोड की तरफ एक रेस चल के आ रही है। वो रे किसकी बनी है? इलेक्ट्रॉन की। लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, बड़ी तेजी से चलते हैं बिजली जैसे, तो आपको चमक दिखती है जैसे बिजली चमकता है, ग्रीनिश ब्लू कलर की लाइट दिखती है। ठीक है जी, बोलिए किधर से किधर चलते हैं? ये कैथोड से एनोड की तरफ चलते हैं, और इसको कौन सी रे बोलते हैं? कैथोड रेस। कौन सी? ये वाली जो ऐसे चल रही हैं। ठीक, ये कौन सी रे हैं? कैथोड रे। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए कि यहाँ के जो एटम थे हाइड्रोजन गैस के, ठीक है, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एटम में से इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? तोड़ के इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो भाग गया एनोड की तरफ, भाग गया, स्ट्रीम बन के, पूरा करंट बन के भाग गया उधर, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट बहुत ज्यादा चार्ज है तो इसको बड़ी तेजी से खींचेगा, तो बड़ी तेजी से जाएगा। ये कूलम फोर्स है ना, चार्ज और चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? कूलम फोर्स, जिसको इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। ये बात मेरी समझ में आई। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बनते हैं आयोनाइजेशन के बाद, बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं, बिजली जैसे, या स्पीड ऑफ लाइट की तरह। लाइट कितनी स्पीड से चलता है? 3 × 10⁸, उतनी स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से चलते हैं। तो ये करंट बन गया, उधर चला गया। ठीक, अच्छा, यहाँ पे जो एटम बचे उनके बारे में क्या सोचिए? हर एटम से इलेक्ट्रॉन टूट टूट के चला गया है, तो ये एटम कैसे हो गए? किसी न्यूट्रल एटम से अगर एक माइनस चार्ज चला जाए तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। अब ये आयन बन गया, प्लस चार्ज आ गया तो इसको क्या बोलते हैं? आयन। इलेक्ट्रॉन टूट गया, पहले इसका नेट चार्ज 0 था, एक इलेक्ट्रॉन टूट के भाग गया, इसका 2 टूट के भाग गया, तो ये क्या बन गया? इसमें प्लस चार्ज आ गया, +1 +2 जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उतने चार्ज आ जाएंगे, तो ये भी चार्ज हो गया, आयन बन गया। अब इसमें कौन सा चार्ज आया है? इलेक्ट्रॉन भागा, निगेटिव भाग गया, तो कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो जितने एटम बचे यहाँ जितने भी, वो किस टाइप के चार्ज हो गए? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज है, दोनों प्लेट में चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, और बहुत तगड़ा चार्ज है, क्योंकि हम वोल्टेज कितना लगाते हैं? 10,000 वोल्ट, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब नेगेटिव चार्ज को तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड खींच के ले जाती है, बचा यहाँ पॉजिटिव आयन एटम, बचा कुचा जिससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले पर किधर फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? किस प्लेट की तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट कौन है? ये कैथोड, कैथोड ही है ना नेगेटिव प्लेट। अब हमने क्या किया, यहां पर जो पॉजिटिव चार्जेस बचे, हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव को इधर फोर्स लगाता है, पॉजिटिव को इधर धक्का मारेगा, तो ये पॉजिटिव वाले बड़ी तेजी से चलेंगे किसकी तरफ? किस इलेक्ट्रोड की तरफ? कैथोड। ठीक है, कैथोड को हमने थोड़ा थोड़ा ऐसे परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा छेद कर दिया। ठीक है, कैथोड का ये प्लेट है ऐसे, इस प्लेट में क्या किया? ऐसे छेद कर दिया, ये हो गया परफोरेटेड कैथोड। अब ये बड़ी तेजी से एटम आ रहे हैं, आयन, पॉजिटिव आयन, तो इसके छेद में से पार होंगे, इधर जाएंगे, और इधर जाएंगे तो हमने इधर स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड कोट कर दिया। तो कोई भी चीज जब इधर आएगी इस तरह से,
इस तरह से, और इससे जाके टकराएगी, तो जहां जहां टकराएगी वहां वहां ये चमकेगा ऐसे, ठीक है। जैसे हम उधर के केस में देखते थे, अभी हमने इधर स्क्रीन लगाया था एनोड के पीछे, अब हम इधर स्क्रीन लगा दे रहे हैं परफोरेटेड कैथोड के पीछे। ये जो रेस जा रही हैं ये कौन सी चार्ज की रेस होंगी, नेगेटिव की पॉजिटिव? ये किधर आ रही हैं, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रही है, कहां से, एनोड की तरफ से आ रही हैं। समझ आया ये, बोलिए, आ रहा है जी समझ में? तो ये किधर जा रही हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं। अब हमने इसमें छेद कर दिया है इसलिए ये उधर चली गई पीछे, और पीछे हमने स्क्रीन लगा रखा है जिंक सल्फाइड की कोटिंग करके, तो ये उस स्क्रीन में जाके हमको ऐसे जहां जहां टकराती है वहां वहां चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमने कुछ ऑब्जर्वेशन ये देखे कि देखो ये वाले जो पार्टिकल इधर चलते हैं कैथोड रे के, ये कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन से पार्टिकल हैं जी ये, हाँ ये इलेक्ट्रॉन है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये बड़ी तेजी से चलता है, बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में चलता है। लेकिन ये वाले जब चलते हैं तो इनकी स्पीड इससे कम होती है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, ठीक है। इधर जो रेस चल रही हैं उनकी स्पीड कैसी होती है, कम होती है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, और इलेक्ट्रॉन वालों की स्पीड, कैथोड रे की स्पीड ज्यादा। ये वाली रे जो ऐसे चली इसकी स्पीड कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ये चलता है, तो ये दिखता भी है कि ऐसे चल रहा है आराम से, ठीक है। ओके, अब ये बताओ, ये वाली रेस जो इधर चल रही थी एनोड की तरफ, ये कहां से आती हुई दिख रही थी, कैथोड से, इसलिए इस रे का नाम क्या रख दिए, कैथोड रे। ये वाली रेस जो ऐसे चली, इधर से देखोगे यहां खड़े होके स्क्रीन में, तो ये वाली रेस कहां से आती हुई दिखेंगी, एनोड से, इसलिए इस रे का नाम हमने रखा एनोड रेस, ठीक है। इस रे का नाम क्या पड़ गया, एनोड रेस, ठीक है। लेकिन 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 ये जो रेस आई ये एनोड से निकल के नहीं आई है, ठीक है। एनोड तो ये ना है, एनोड से नहीं पैदा होती, तो कहां पैदा हुई है, बीच में ये जो गैस के एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन टूट के उधर भाग गया है, जो बचा वही खिंच गया इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से, तो ये इस गैस से बनती हैं, गैस के एटम से, समझ गए। एनोड से नहीं पैदा हुई हैं, किससे पैदा होती हैं, ये जो एटम बीच में रहता है गैस का उससे पैदा होती हैं, वो बचा कुचा एटम ही चलने लगता है। ये मेरी बात समझ गए आप। लेकिन वाई वी कॉल इट एनोड रेस, क्योंकि ये एनोड की तरफ से आती हुई दिखती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिए, एनोड रे। लेकिन एनोड से पैदा नहीं होती, समझ गए ये बात। ओके, इसकी स्पीड बहुत धीरे होती है, वो धीरे क्यों होती है उस पर हम अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिएगा, ओरिजिन ऑफ कैथोड, सॉरी एनोड रेस लिखेंगे इसको ना, नॉट कैथोड, हम लोग एनोड रेस पढ़ रहे हैं। ओरिजिन ऑफ एनोड रेस, ठीक है, ये वाली रेस ये कैसे पैदा हुई, तो देखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैसेस एटम बाय बम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कैथोड रेस। ये जो कैथोड रेस के इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चलते हैं तो बीच में जो गैस के एटम पड़ते हैं, ठीक है, बीच में कौन से एटम पड़े, गैस के एटम पड़े। गैस के एटम पड़ेंगे न्यूट्रल एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन आने वाले कैथोड रे के इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम से टकराएगा तो क्या करेगा, इसको ब्लास्ट करेगा, इसके परखच्चे उड़ा देगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से टूट के निकल जाएगा, ये क्या बना, पॉजिटिव आयन। यही पॉजिटिव आयन उधर भाग जाता है, बात वही है, ठीक है। ओके, प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैसेस एटम बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कैथोड रेस ऑन देम। ओके, एनोड रेस आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड, ये बात याद रखिएगा, यहाँ एनोड से ये पैदा होके नहीं चलती, ये कहाँ पैदा होती हैं, इस एटम से, ठीक है। आइदर आप एक्सप्लेन कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे, या एक्सप्लेन कीजिए ये कैथोड रे आती हैं, एटम से टकराती हैं, टकराएंगी तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगी। एटम से टकराएंगी जब एनोड रे तो इसके, सॉरी कैथोड रे, बीच में एटम है गैस का, कैथोड रे ऐसे आएंगी, एटम से टकराएंगी, इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो इधर भाग जाएगा, बचा कुचा पॉजिटिव चार्ज उधर जाने लगेगा, उसी को क्या बोलेंगे, एनोड रेस, ये, ठीक है जी। सो दे आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड, कहां प्रोड्यूस होती हैं, बट प्रोड्यूस इन द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस है जहां क्या भरे हैं हम, गैस, इस गैस की वजह से ये क्या करती हैं, पैदा होती हैं। वही गैस के बचे कुचे एटम ही तो हैं, ये आयंस बोल दीजिए उसको। ये है आपका एनोड रे। इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखिए, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी बनाई थी कैथोड रे की, सेम सारी खूबी इसके पास भी है, ठीक है, सेम टू सेम उतनी प्रॉपर्टी हमने इसकी भी नोट की। देखिए, हमने कैथोड रे के लिए भी डिस्कस किया था वो कैसे चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इसको भी देखा, ये भी कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन। और क्या सबूत होता है कि कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है, क्या सबूत है,
शेडो बनाएगा। वहां हमने नोट किया है, यहाँ नहीं नोट किया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में चलती कैसे पता चलता है। सामने कुछ रख दो, अगर उससे टकराएगी उसका शेडो बन गया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में आ रही होगी। जैसे सन की लाइट आती है, हर चीज का शेडो बनता है, तो सन रेस कैसी आती है? स्ट्रेट आती है, इसलिए शेडो बनाती हैं। तो ये भी अगर स्ट्रेट जाती होंगी ये भी शेडो बनाएगा। तो हमने इसके अंदर यहाँ रख के देखा कोई ऑब्जेक्ट को, शेडो बनता है, इसका मतलब ये कैसी चल रही है? स्ट्रेट। लेकिन इनकी स्पीड कैथोड रे के कंपैरिजन में कम होती है। वो क्यों कम होती है, उसका जवाब यहाँ पे है कि ये जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, देखिए एक इलेक्ट्रॉन टूटता है, देखो ये इतना बड़ा एटम है, इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन टूट गया, सोचो उसका साइज कितना, बहुत छोटा, और इस पूरे बचे कुचे एटम का साइज कितना, बहुत बड़ा। तो इसका साइज बहुत छोटा, इसका मास बहुत कम, और इसका साइज बहुत बड़ा, इसलिए इसका मास बहुत भारी। तो ये बहुत हल्का हुआ इलेक्ट्रॉन, और ये बचा हुआ प्रोटॉन कैसा हो गया? बहुत भारी। कितना भारी होता है? एक इलेक्ट्रॉन से ये 1837 गुना भारी होता है। ठीक है, अगर आप इमेजिन करो इसका मास 1 किलो है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मास कितना होगा? 1837 किलो। इतने गुना भारी होता है। जो भी मास है इलेक्ट्रॉन का, उससे 1837 गुना इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो इसका मास आ जाएगा। अब ये बहुत भारी है तो धीरे धीरे ही चलेगा ना। मैं आपको बोलूं साइकिल को धक्का मारो, तो आप बड़ी तेजी से उसको धक्का मारोगे, एक लात मारोगे तो बहुत आगे चली जाएगी। लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा सा ट्रक को धक्का मारो या कार को धक्का मारो, तो आप फिर पसीने पसीने हो जाएंगे, लेकिन वो हिलेगा नहीं, थोड़ा सा ही हिलेगा। समझ में आ रहा है? मोटरसाइकिल को धक्का मारो, मार देंगे। साइकिल के कंपैरिजन में मोटरसाइकिल ज्यादा फास्ट भागेगा क्या? धक्का देने से, फोर्स लगाने से नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? यही वजह होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, थोड़ा सा फोर्स लगाने से बड़ी स्पीड चला जाता है। अब ये 1837 गुना भारी है, उतना ही फोर्स लगाने से ये उतना स्पीड तो नहीं जाएगा ना, धीरे धीरे जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि फोर्स तो यहाँ वही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदल नहीं रहा। तो सेम फोर्स वाला मटेरियल यहाँ मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाता है, हल्का है तो वो फास्ट भाग जाता है, और ये भारी होता है प्लस आयन, इसलिए धीरे धीरे चलता है। समझ आ गया? तो हमने देखा ये स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन इसकी स्पीड कैसी होती है? लेस, कंपेयर विथ कैथोड रेस। कैथोड रे हल्की होती है, इलेक्ट्रॉन की बनी है, और ये भारी होता है, इसलिए इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि एक प्रोटॉन 1837 गुना भारी होता है। ये याद रहेगा, ये क्लास 12th में भी बार बार यूज होगा, इसलिए ये नंबर याद रखिएगा। ठीक। दूसरी चीज देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हमने कैथोड रे की डिस्कस की थी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये पार्टिकल की अगर बनी होगी तो जब इसके सामने कुछ रखोगे तो ये कुछ ना कुछ वर्क करके दिखाएगी। जैसे एक फ्लाई व्हील हमने रख दिया, तो ये आएगी, टकराएगी इसके पंखे से, तो इसको घुमा जाएगी, तो ये रोटेट होने लगेगी चक्री हमारी। तो इसका मतलब क्या है? आने वाली चीज किसकी बनी है? मटेरियल की। क्योंकि अगर ये वेव होती लाइट की तरह, तो किसी चीज पर पड़ती तो वर्क नहीं करती। बात समझ रहे हैं? किसी चीज को हिला डुला नहीं पाती। जैसे सनलाइट कितना भी आप डालो किसी के ऊपर, क्या ये चौक का टुकड़ा अगर मैं एक यहाँ रख दूं और उसके ऊपर आप कितना भी लाइट गिरा दो, क्या ये हिलेगा लाइट से? नहीं हिलेगा। कितने भी हैवी वाट का बल्ब जला दो, क्या कोई भी चीज हिल डुल सकती है इस बल्ब की रोशनी की वजह से? नहीं, क्योंकि इसके पास पार्टिकल नहीं होता। ये कैसा होता है? वेव। ये वेव फॉर्म में चलता है, और वेव के पास मटेरियल जैसा पार्टिकल नहीं होता। पार्टिकल नहीं होगा तो किसी चीज को टच करके फोर्स नहीं लगा सकता। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो अगर ये रेस आई और यहाँ हमने एक चक्री लगाया और वो चक्री ऐसे घूमने लग जाए, तो इसका मतलब है ये आने वाली चीज किस चीज की बनी होगी? वेव नेचर की होगी कि पार्टिकल की बनी होगी? पार्टिकल। तभी तो वो किसी चीज से टकरा के उसको फोर्स लगा के हिला डुला सकती है, वर्क कर सकती है। तो हमने देखा कैथोड रे भी चक्री को घुमा देती थी। एनोड रे के सामने भी चक्री रखे हल्की सी, उसको भी उसने घुमा दिया। मतलब एनोड रे भी किस चीज का बना हुआ होगा? पार्टिकल का बना होगा। तो यहाँ हमने नोट कर लिया, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल और मटेरियल। ठीक है, ओके। अगली प्रॉपर्टी हमने हीटिंग प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, कैथोड के लिए भी एनोड के लिए भी सेम। अगर मैं कोई भारी चीज रख दूं, भारी चीज मतलब थोड़ा मोटा कोई मेटल रख दूं, बहुत पतला नहीं, पतला रखूंगा तो क्या होगा? पेनिट्रेट करके निकल जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन के पास ताकत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन साइज में बहुत छोटा होता है, तो वो बहुत पतले छेद से भी निकल जाता है। ये थोड़ा सा भारी होता है, तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ा कम होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में। भारी है ना, जाएगा तो फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है तो पास हो जाता है। बात समझ में आया? लेकिन अगर मैं कोई मेटल का फॉइल रख दूं, फॉइल मतलब समझ रहे हो? फॉइल मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझे? कल भी हमने डिस्कस किया था। किसको बोलते हैं फॉइल? मिठाई के ऊपर जो वर्क लगाते हैं कितना पतला होता है, वो उतना पतला जो मेटल रहता है उसको फॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो कोई फॉइल अगर हम रखें और एनोड रे आए, इससे टकराएगा तो कोलिजन होगा, टक्कर होगा। और जब लगातार टक्कर हो
एक साथ इसमें 10 लाख गोली शूट कर दी जाए धड़ 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 एकदम, तो ये गर्म नहीं हो जाएगा? लगातार इसमें हीट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, टक्कर हो रहा है, तो ये गर्म हो जाएगा, गर्म होकर लाल हो जाएगा, जलने लगेगा। ठीक है, ये क्या बताता है कि कोई मटेरियल आके टकराया है, कोलिजन हुआ है, इसलिए ये जल गया। जैसे हीटर की कॉइल, खाना पकाने वाला जो हीटर होता है, करंट को हम चालू करते हैं, चार्जेस आते हैं, जैसे ही स्प्रिंग में आते हैं चार्जेस, स्प्रिंग में रेसिस्टेंस होता है, चार्ज जल्दी जा नहीं पाता, तो स्प्रिंग के अंदर के जो एटम होते हैं उनसे चार्ज टकराता है, इलेक्ट्रॉन टकराता है, और इतना ज्यादा टक्कर होता है कि टक्कर होते 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 तो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, और हमारा खाना पक जाता है इस चक्कर में। समझ आया? आया जी? तो कोई भी चीज गर्म क्यों होती है? कोलिजन की वजह से, जब टक्कर होता है एक इलेक्ट्रॉन का किसी एटम के साथ, उस मटेरियल के एटम के साथ, तो जब ये चलेंगे, इसके सामने कोई हम ऑब्स्टिकल रख देंगे, मेटल फॉइल रख देंगे, और ये टकराएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गर्म। तो हमने देखा गर्म करता है, गर्म करता है, तो भी क्या पता चल गया? कुछ तो आके टकराया, तभी तो गर्म हुआ। कौन? मटेरियल। तो भी ये क्या है? पार्टिकल का बना हुआ होगा, मटेरियल का बना हुआ होगा। ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंट से पता चला। अगली चीज, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसे पता चलेगा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है? हम 2 प्लेट लगा देंगे बैटरी से जोड़ के। ठीक है, ये लगा दिए नेगेटिव प्लेट, ये लगा दिए पॉजिटिव प्लेट। अब इसको भेज दिए एनोड को, ये आ ही रहा है रे ऐसे, यहाँ पे लगा दिए नेगेटिव प्लेट बैटरी का, बैटरी से कनेक्शन दे दिए, यहाँ लगा दिए पॉजिटिव प्लेट, बैटरी से कनेक्शन दे दिए। ठीक है, इसको ऐसे। ठीक, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, किधर मुड़ जाएगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ ऐसे, यहाँ स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे जलने लगेगी बत्ती। हमको पता चल जाएगा कि यहाँ नहीं टकराया, यहाँ आ गया प्लेट लगाने से। और जब प्लेट नहीं लगाते थे तो यहाँ पे बत्ती जलती थी, क्योंकि ये चलते हुए तो दिखेगी नहीं, कहीं टकराएगी, वहां बत्ती जलेगी, वहां पता चलेगा यहाँ आ रहा है। तो अगर हम ये प्लेट लगा देते हैं तो हम देखते हैं कि ये मुड़ जाता है नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ, यहीं पे जलने लगता है। इसका मतलब इसका अपना चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इससे पता चल गया कि इसका कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। समझ गए? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसका भी हमने चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया, जैसे जे थॉमसन ने बनाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, मैग्नेटिक फील्ड लगा के परपेंडिकुलर पे, और चार्ज को भी परपेंडिकुलर रखना है दोनों के। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। दिख रहा है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है? दोनों क्या है एक दूसरे पर? परपेंडिकुलर। ये ऐसे समझो, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। ये दिखा 90, और ये आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ये ऐसे समझ लो, इधर एक उंगली निकली है, ये ऐसा दिख रहा है। बाहर निकली उंगली इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर गई उंगली मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाली उंगली उधर जो जा रही है इलेक्ट्रॉन या चार्ज की डायरेक्शन। तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए। ये वाला स्टेटस सेट करके, बैलेंस करके जे थॉमसन ने क्या बनाया था? चार्ज टू मास रेशियो। इसी तरह से हमने इसको भी सेट किया, सेम एक्सपेरिमेंट, और हमने इसके लिए भी क्या निकाला? चार्ज टू मास रेशियो। वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना डिफ्लेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना डिफ्लेक्ट होता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, है ना? और जितना भारी मास होगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। इसी को कम ज्यादा करके, एडजस्ट करके उन्होंने इसका भी चार्ज टू मास रेशियो निकाला। किससे? E/h² मल्टीप्लाइड बाय r। r इज व्हाट? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। जिस रास्ते से ये मुड़ता है उसी ऑर्बिट का रेडियस। समझ रहे हो? ये हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में। ठीक है जी, बोलो ना, बोलते काहे नहीं हो? तो ठीक है, हो गया ये। तो इसका चार्ज टू मास रेशियो कैसा आता है? देखो, सबसे पहली चीज तो देखो, इसका चार्ज और मास का रेशियो हर बार अलग अलग आता है। अगर मैं अलग अलग गैस भरूं तो हर बार अलग अलग आता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है। आप कोई भी गैस भरो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकालोगे तो उसका मास तो निग्लिजिबल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम, हर बार चार्ज टू मास रेशियो सेम आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, तो अगर मैं हाइड्रोजन गैस लूंगा तो उसका मास क्या होगा? 1। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, और न्यूक्लियस का मास ही एटम का मास माना जाता है। अगर मैं हीलियम ले लूंगा तो उसमें कितना मास होगा? 4। समझ रहे? या 2, जो भी आप मास उसका बताएं। कितना होता है मास हीलियम का? 4 मास होता है उसका, 4 AMU। ठीक है, ओके। कार्बन ले लूंगा तो, या कोई और गैस ले लूंगा तो, नाइट्रोजन ले लूंगा, कितना मास हो जाएगा उसका? मास 14। समझ रहे हैं? तो देखो, हर एक गैस का, हर एक एटम का मास अलग अलग होता है।
मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से। इसका मतलब है प्रोटॉन का मास अलग अलग होता है। अब आप एक बात बताओ, E/m में बार बार m बदलता जाएगा, m चेंज हो रहा है, तो E/m भी चेंज होता जाएगा कि नहीं? E तो चार्ज है, नहीं बदलेगा, चार्ज तो एक ही रहता है प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर मैं गैस अलग अलग भरूंगा तो उसके एटम भी तो छोटे बड़े होते जाएंगे, सबका मास अलग अलग होता है, नहीं तो हम एटॉमिक मास काहे को पढ़ते? सब सेम होता तो काहे पढ़ते एटॉमिक मास? समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है हर एटम का मास अलग अलग होता है। अगर ज्यादा मास हो गया तो E/m का रेशियो कैसा होता जाएगा? कम, ऊपर छोटा नंबर, नीचे बड़ा नंबर, ये बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे गैस अलग अलग भरते जाओगे उसका मास इंक्रीज होता जाएगा ना, मास इंक्रीज होता जाएगा तो हर एक का चार्ज अपॉन मास रेशियो अलग अलग आता जाएगा। तो प्रोटॉन के लिए E/m का रेशियो हर बार अलग अलग आता है, और ये किस पर डिपेंड करता है? कौन सी गैस आप भर रहे हो, नेचर ऑफ गैस पर, क्योंकि हर गैस के एटम का साइज अलग अलग होता है, मास अलग अलग होता है। मास बदला तो E/m भी बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों नहीं बदलता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ही निग्लिजिबल है, कुछ भी भरो हर बार इलेक्ट्रॉन का मास तो वही रहेगा ना, समझे कि नहीं? कोई भी गैस भरिए उसका एटम इतना बड़ा रहे, इतना बड़ा रहे, इतना बड़ा रहे, हम बात तो इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास तो नहीं बदलेगा ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो नहीं चेंज होता। लेकिन प्रोटॉन का मास किसकी वजह से होता है? इस एटम की वजह से, उसके अंदर न्यूक्लियस की वजह से। एटम का साइज इतना तो न्यूक्लियस छोटा सा, उसमें कम प्रोटॉन तो मास कम। एटम का साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी ज्यादा रहेगा, प्रोटॉन ज्यादा रहेगा तो उसका मास भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये मास बार बार बदलता जाएगा। अब न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है तो ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? बोलो, बोलिए बोलिए, क्या किया हमने? मैंने क्या बताया? चार्ज अपॉन मास का रेशियो इसका हर बार कैसा रहेगा? प्रोटॉन का अलग अलग। क्यों? क्योंकि हर बार जो भी गैस आप भरोगे हर गैस के एटम का मास अलग अलग रहेगा। तो मास अगर बढ़ता जाएगा तो E/m, m अगर बढ़ता जा रहा है डिनोमिनेटर का, तो ये क्वांटिटी क्या होती जाएगी? छोटी। तो बार बार हर गैस के लिए E/m का रेशियो क्या आता जाएगा? अलग अलग आता जाएगा। ठीक है, हमने निकाला हाइड्रोजन के लिए कितना आता है E/m? 9.58 10⁷ कूलम पर kg। कूलम क्यों? क्योंकि ऊपर में चार्ज आता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। नीचे मास, मास की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो इसको SI यूनिट में लिखा हमने। कितना आया? 9.58 10⁷ कूलम पर kg। फिर चार्ज भी उन्होंने बताया, जैसे मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके, वैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज देके भी एक्सपेरिमेंट किया, उसके भी हमने चार्ज कैलकुलेट किए। एक सिंगल प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सेम चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। चार्ज में कोई भेदभाव नहीं है। ओके, मास कैसे निकालेंगे? जब हमारे पास चार्ज होगा, चार्ज टू मास रेशियो होगा, दोनों डिवाइड कर देंगे, चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, मास ऊपर चला जाएगा, मास कैलकुलेट हो गया। तो डिवाइड करके हमने निकाला 1.67 10⁻⁻24 kg। ये पहले आ चुका है ये फिगर, वो जो नंबर आपको दिख रहा है 1.67 10⁻⁻27 kg, क्या है ये? किसका मास? पहले पढ़े हैं, बताओ, बोलो बोलो, नहीं याद है? ये देखो, ये हैं विद्यार्थी हमारे। 1 ग्राम एटम नहीं है, 1 हाइड्रोजन एटम का मास है ये, यही था ना? 1.67 10⁻⁻27 kg, 1 हाइड्रोजन एटम का मास। और मैं यहाँ क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? ये किसका मास है? हम हाइड्रोजन ही की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मास किसका है? प्रोटॉन का। किसका मास? हाँ जी, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का अपना जो मास होता है वो असल में किस चीज का मास होता है? उसके प्रोटॉन का। समझे? वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। एकमात्र एलिमेंट हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन। मात्र उसके न्यूक्लियस में क्या रहता है? सिर्फ प्रोटॉन रहता है। याद रहेगा ये बड़ा सुंदर सा जीके है आपके लिए, मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा। सिर्फ हाइड्रोजन एटम ऐसा होता है जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। बाहर इलेक्ट्रॉन और अंदर में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, कितना? एक इलेक्ट्रॉन बाहर और एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, बस, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो जो मास प्रोटॉन का होता है उसी को हम किसका मास मान लेते हैं? हाइड्रोजन एटम का मास। समझ रहे हैं? इसीलिए हाइड्रोजन एटम का मास कितना आता है? 1.67 10⁻⁻27 kg। और अब तो ये नहीं पूछोगे इसको कैसे तौल के निकाले होंगे, ठीक है? कोई तौले वाले नहीं है, कैसे निकला है? समझ आ रहा है हाइड्रोजन का मास कैसे आया? ये बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, पहले चैप्टर में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन का मास आया कैसे होगा। 1.67 10⁻⁻27 kg, ये -24 ग्राम कैसे आया होगा, है ना?
तो वो ऐसे आता है, कैलकुलेट करके निकालते हैं, तौलते नापते नहीं है उसको, मेजर नहीं करते। क्लियर? तो पहले हमने चार्ज निकाला, चार्ज मास का रेशियो निकाला और डिवाइड करके हमने मास निकाला प्रोटॉन का। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन का मास है और उसमें सिर्फ प्रोटॉन ही होता है, इसलिए हाइड्रोजन एटम का मास यही माना गया। ठीक है जी, हो गया। अच्छा, फिर हमने आपको बताया था कि इसी मास को हमने क्या बोल दिया था, यूनिट मास। इसी का नाम क्या रखे थे, 1 AMU। और ये किस चीज का मास है यहाँ, प्रोटॉन, इसलिए ये सबसे छोटा मास हो गया हुआ। और इसी का नाम क्या रखे थे, 1 AMU, इसलिए ये भी आज से क्या कहलाएगा, 1 AMU। दिस इज 1 यूनिट मास। इसी को क्या मान लेना है, 1 यूनिट मास। जो चार्ज हमको मिला, इससे छोटा चार्ज कुछ मिला ही नहीं आज तक, इसलिए इस चार्ज को भी क्या बोल देंगे, 1 यूनिट चार्ज। किसी ना किसी को तो बेस बनाना है ना, एक गुना, इसी को एक गुना बोलेंगे। दिस इज 1 यूनिट चार्ज एंड दैट इज 1 यूनिट मास, 1 AMU। वो तो पहले कर चुके मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग। ओके, ये इसको भी नोट करेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन इज हाउ मच टाइम ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1837 टाइम्स, 1837 गुना भारी होता है। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एक एक लाइन के डेफिनेशन बनाओ, नोट करो। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नोट कीजिए, लिखिए इलेक्ट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल which carries 1 unit negative charge, which carries 1 unit negative charge। ठीक है, and has mass equal to 1 upon 1837, ऊपर में TH भी लिख देना, 1837 that of हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए प्रोटॉन। प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स which carries 1 unit positive charge, which carries 1 unit positive charge, which carries 1 unit positive charge and has mass equal to that of hydrogen atom, mass equal to that of hydrogen atom। हो गया, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का 1 लाइन डेफिनेशन हो गया, छोटा सा। ठीक है, भले 2 लाइन में आया हो, लेकिन हम बोलेंगे 1 लाइन डेफिनेशन। ठीक है, हो गया। हाँ, सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये समझ में आया कैसे कैसे प्रोटॉन खोजा गया, उसका मास, उसका चार्ज कैसे बनाया गया, कितना होता है। ओके, इसके बाद ये अभी कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, 1886। ठीक है, अब 1900 आएगा 14 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद 30-32 साल और बीत गए, 1932 आया। कितने साल बीत गए, 14, ये 30 और जोड़ो, 14 और 30 44, और 2 साल और जोड़ दो, 46 साल के बाद जाके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। किसकी, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की कैडविक ने। किसने किया, कैडविक ने। वो इसलिए क्योंकि देखो, हम लोग बात करते हैं कि जो मास न्यूक्लियस का होता है वही मास किसका होता है, एटम का। ठीक है, और अपन ये बात करते हैं देखो कि किसी भी चीज का एटॉमिक नंबर क्या बताता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। ये आप लोग पढ़े हो ना जूनियर क्लास में। एटॉमिक नंबर किसी का अगर 7 है, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। नाइट्रोजन का, ध्यान से समझना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो ये 7 क्या बताता है, ये बताता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैटो होंगे 7 बाहर घूमने वाले, और अंदर में प्रोटॉन भी कैटो होगा न्यूक्लियस के अंदर 7। दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर रहती है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, दोनों मिला के क्या हो गए, न्यूट्रल। इसीलिए एक एटम कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो अगर मैं नाइट्रोजन गैस का एक एटम लूं तो उसमें कैटो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे बाहर 7।
क्या ठो प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर? 7। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव, प्लस और माइनस दोनों बराबर बराबर हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो नेट चार्ज कितना आएगा? 0, जो कि हर एटम का नेट चार्ज होता है, 0 होता है। समझ गए? समझ गए? तो ये चीज समझिए, यहां जो एटॉमिक नंबर आपको पता रहता है, इसको कौन सा नंबर बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? बताइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, ये कौन बताता है? एटॉमिक नंबर। इसको Z से डिनोट करेंगे हम लोग। एटॉमिक नंबर को किससे दिखाना है ये आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल से टॉपिक आएगा, न्यूमेरिकल भी इस पर हम बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि किसी भी एटम के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने अभी डिक्लेयर किया कि इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है? निग्लिजिबल। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9.1 10⁻³ kg, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, गोली मारो, ठीक है। तो किसी भी एटम का मास जब हम लोग तौलते हैं, मास लेते हैं उसका, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मास शामिल नहीं करते, उसमें चाहे 100 ठो इलेक्ट्रॉन रहे, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं निग्लिजिबल बोल के उसको। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, कायदे से उसको भी काउंट करना चाहिए। लेकिन हमारा तरीका क्या है? हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, उसको काउंट नहीं करते मास में। याद रहेगा ये बात? बोलिए। तो फिर एटम का मास सिर्फ किसकी वजह से होना चाहिए? प्रोटॉन की वजह से होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं नाइट्रोजन गैस की बात करूं, इसके एक एटम में क्या ठो प्रोटॉन है? 7, और एक प्रोटॉन का मास मुझे मालूम है, 1 हाइड्रोजन एटम का मास वही है ना, 1 AMU इसको बोलेंगे। तो एक हाइड्रोजन का या एक प्रोटॉन का मास मुझे मालूम है 1 AMU, इसी को क्या बोलना है अपने को? 1 AMU। उसका एक्चुअल मास क्या है? 1.67 10⁻⁻27 kg, उसी का नाम क्या रख दी? 1 AMU। ये हम मोल कॉन्सेप्ट में करके आ रहे हैं। ओके, अब इसमें 7 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो 7 प्रोटॉन का मास 7 AMU, तो इसका मास कितना आना चाहिए? 7 AMU। और इसी को पकड़ के हम न्यूमेरिकल भी बनाते आ रहे हैं, 7 AMU करके, एक मोल ले लिए तो 7 ग्राम लिख लेते हैं इसके मास को, ठीक है। ये आया, तो कितना मास होना चाहिए? 7 AMU। लेकिन नहीं, इसका मास जब हम लोग देखते हैं तो कितना आता है? 14 AMU। बनाए हो 14 लेकर के? बोलिए, नाइट्रोजन का 14 लेके बनाए हो? 2 आ जाते थे, N2 तो 28 ले लेते थे, याद आया? तो मास तो भैया इसका 7 AMU होना चाहिए, 14 AMU कैसे आता है तौलने पे? ये समझ में आया मेरा क्वेश्चन कि नहीं आया? हम क्या बोलते हैं, एक एटम का मास किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से? बोलो ना यार, क्यों नहीं बोलते? एक एटम का मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से, जो उसके न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन को तो गिनने नहीं है, छोड़ दिए, उसका मास निग्लिजिबल बोल के। तो पूरा मास एटम का किसकी वजह से हुआ? प्रोटॉन की वजह से। अब इसमें कुल 7 ठो प्रोटॉन ही है, तो इसका मास कितना होना चाहिए? 7 AMU। लेकिन जब हम इसको तौलते हैं तो मास कितना आता है? हाँ, ये है मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। इसको A से दिखाते हैं ना। एटॉमिक मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A फॉर एप्पल से। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। याद रहेगा ये, हम आगे सिंबलाइज करेंगे इसको। तो अब ये देखिए, इसका मास कितना आता है जी एक्चुअल में तौलने पे? 14 AMU। लेकिन इसमें प्रोटॉन कैठो है 7, तो होना कितना चाहिए मास? 7 AMU। जबकि इसका ओरिजिनल मास तौलने में कितना मिलता है? 14 AMU। तो इसका मतलब है सिर्फ 7 प्रोटॉन हैं और मास इसका 14 आता है, 7 नहीं है। तो कुछ तो और होगा ना, बाकी 7 को बैलेंस करता होगा। नहीं समझे? प्रोटॉन बस होता तो इसका मास कितना होना चाहिए था? 7। लेकिन इसका मास 7 नहीं होता, 14 होता है। इसका मतलब है प्रोटॉन के साथ में और कोई रहता होगा जिसके पास मास होगा, लेकिन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर नेट चार्ज नहीं आ जाएगा। 7 ये -7 प्लस न्यूट्रल, खत्म। अगर वो जो थर्ड पार्टी और है प्रोटॉन के साथ, अगर उसके पास चार्ज भी होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई और नेगेटिव चार्ज तो है नहीं मेरे पास, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। तो अगर उसके पास चार्ज होगा तो इसमें चार्ज आ जाएगा, नेट चार्ज। तो फिर दुनिया का कोई भी एटम न्यूट्रल नहीं मिलेगा, सब में चार्ज मिलेगा। लेकिन अपन ये देखते हैं कि जितने एटम मिलते हैं सब कैसे मिलते हैं? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब प्रोटॉन के अलावा जो एक और स्पीसीज है उसके पास जो मास बनाता है, उसके पास चार्ज नहीं होता, क्योंकि चार्ज होता तो दिखता चार्ज। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो उसकी फिर खोज शुरू हो गई, और खोज इसलिए शुरू हुई कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही मास होना चाहिए, लेकिन तौलते हैं तो उतना मास नहीं होता, ज्यादा मास आता है हर बार, और बहुत ज्यादा आता है। देखो ये 7 बताता है मास, किसका मास कितना होना चाहिए? 7 AMU। लेकिन तौलते हैं तो सीधे 14 AMU आता है, 7 गुना ज्यादा, जस्ट डबल हो गया इसका, 7 का डबल।
तो बहुत ज़्यादा मास है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 7 ग्राम का, 7 AMU का, इतने का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब है प्रोटॉन के साथ और कोई चीज़ होती है, लेकिन क्या होती है, कहाँ होती है, नहीं मालूम। खोजने के लिए कितने साल लग गए? 46 साल, 46 ईयर। 1932 में जाके कैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया। बहुत हल्के हल्के उसने मेटल लिए, जैसे बेरिलियम का मेटल हो गया, बोरॉन हो गया, बहुत हल्के हल्के मेटल लिए बेरिलियम के, और उसमें अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइक करवाया। कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। अच्छा, मैं अभी बताता हूं, बाद में इसको डिटेल से मैं लिखाऊंगा। अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस। हीलियम के पास बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को भगा दो तो कौन सा चार्ज आ गया? +2। अंदर में प्रोटॉन कितने होंगे? 2 ठो, लेकिन उसका मास होता है 4। मास 2 MU होना चाहिए ना, लेकिन होता कितना है? 4। मतलब प्रोटॉन के साथ और कोई होता है, तो 4 मास होता है उसका, 4 AMU, और चार्ज कितना होता है? +2। ये है हीलियम का न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, सिर्फ न्यूक्लियस। पूरा एटम बोलूंगा हीलियम का तो उसमें 2 ठो इलेक्ट्रॉन भी शामिल करने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन भगा दो तो सिर्फ क्या बचा? न्यूक्लियस बचा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे? समझ गए। तो हमने ना बेरिलियम लिया, बड़ा पतला सा फॉइल बनाया, और यहाँ पे बड़ी तेजी से अल्फा पार्टिकल को भेजा, शूट किया गोली जैसे। तो जब ये जाता है, इसके साथ शूट होता है, तो जिस एटम से टकराता है उस एटम के परखच्चे उड़ जाते हैं, ब्लास्ट हो जाता है, वो इतनी तेजी से आता है। ठीक है, बेरिलियम के जिस एटम से टकराएगा उस एटम को क्या करेगा? ब्लास्ट। और ब्लास्ट करेगा तो वो उड़ जाएगा, उड़ेगा तो क्या बनेगा? हमने देखा नई नई चीजें बनती हैं। क्या बनती हैं? नई नई चीजें बनती हैं। जब बेरिलियम का मेटल फॉइल लेकर के हम लोग अल्फा पार्टिकल से शूट करते हैं तो हम देखते हैं कार्बन बन जाता है और एक और नया पार्टिकल मिलता है जिसके पास मास होता है, और वो जो नया पार्टिकल मिला उसी का नाम न्यूट्रॉन रखे। समझे? क्या रखे? न्यूट्रॉन। ठीक है, बेरिलियम से और क्या बनता है? कार्बन। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है रिएक्शंस लिख करके, अभी ओवरव्यू समझ लीजिए। अगर मैं बोरॉन रखता हूं, बोरॉन, और अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता हूं, तो बोरॉन के जिस एटम से वो टकराता है, एटम ब्लास्ट होता है, तो उससे नया पार्टिकल बनता है। एक बनता है नाइट्रोजन, और एक फिर से वही पार्टिकल मिलता है हमको, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन। समझ गए? बाहर से तो दिखता नहीं, जब न्यूक्लियस फूटेगा तभी ना वो बाहर आएगा। तो हमने शूट किया किससे? अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल जा करके एटम के अंदर के न्यूक्लियस को तोड़ देता है, और जब टूटेगा पैकेट तो अंदर से निकलेगा खजाना। कौन? प्रोटॉन। और हाँ, प्रोटॉन निकल करके एक दूसरा मटेरियल बना देता है, नाइट्रोजन बना देता है। बोरोन से क्या बन जाता है? नाइट्रोजन का एटम। प्रोटॉन मिला मतलब क्या बन गया? वो जितने प्रोटॉन, अरे भैया एक प्रोटॉन जुड़ा तो एक प्रोटॉन क्या बना देगा? हाइड्रोजन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या बनाता है? अलग अलग एटम, अलग अलग एलिमेंट। 2 प्रोटॉन अगर जमा हो जाए तो क्या बन जाएगा? हीलियम। समझ रहे हैं? 7 प्रोटॉन जमा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन। 8 प्रोटॉन जमा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? उसका नाम रख देंगे ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इतने प्रोटॉन जमा हो गए, उसका हम नाम रख देते हैं। किसी का 8 जमा हो गए ऑक्सीजन। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं समझे? 7 जमा हो गए नाइट्रोजन, 2 जमा हो गए हीलियम। समझ रहे हैं? 1 जमा हो गया, उसको हाइड्रोजन बोल देंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या? ये नाम है दुनिया भर के, अलग अलग एटम के नाम से आप पहचानते हो जिनको, अलग अलग एलिमेंट के नाम से। वो असल में किसके नाम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक बात समझे? तो हमने देखा जब हम ब्लास्ट करते हैं बोरोन को तो 7 प्रोटॉन एक साथ जमा हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बन गया। और एक और निकल जाता है बाहर, प्रोटॉन तो नहीं, एक और मास अलग से हमको दिखता है, उसके पास चार्ज नहीं होता। चार्ज नहीं होता मतलब प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन के पास तो चार्ज भी होता है। तो वो बिना चार्ज वाला, बिना प्रोटॉन वाला एक और मास हमको मिलता है, उस मास का हमने नाम रखा न्यूट्रॉन। वहां जाके डिस्कवरी हुई किसकी? न्यूट्रॉन की। समझ गए? तो वो हम फिर नोट करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है।